हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस में बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 6 है, जैव प्रक्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, तो उसी के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो पहला है कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ये कह रहा है कि जो शरीर की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक फंक्शनल इकाई जो होती है उसी को कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। जो कोशिका की खोज की थी वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन क्या हुआ था, लेकिन ये मृत कोशिका थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटन वान लीeuwenhoek ने की। जो जीवित कोशिका की खोज की वो एंटन वान लीeuwenhoek ने की। अब क्या होता है कि जो पहले कोशिका होती है, कोशिका से उसमें ऊतक बनता है। ऊतक सब मिलके अंग और अंग से मिलके अंगतंत्र बनता है। फिर अंगतंत्र से मिलके एक जीव बनता है। जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से लिविंग। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो कोशिका होती है उसके आधार पर जीवों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला है एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ये कह रहा है कि जो ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। ये कह रहा है कि ऐसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे मानव, कुत्ता इत्यादि। उसके बाद है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम निम्नलिखित है। ये कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम निम्नलिखित है। पहला है पोषण, न्यूट्रिशन। दूसरा है शोषण, रेस्पिरेशन। तीसरा है पाचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन। चौथा है परिवहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और पांचवा है उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो पहला देखते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई पोषक पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। ये कह रहा है कि जैव प्रक्रम एक ऐसा पदार्थ, जैव पोषण एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई भी पोषक पदार्थ को अपने शरीर के अंदर उसको ग्रहण करता है। पोषण मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। जो पोषण होता है वो मुख्य रूप से दो तरह का होता है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा विषमपोषी पोषण को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला देखते हैं स्वपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। ये कह रहा है कि पोषण का वह तरीका जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले सभी पौधे में स्वपोषी पोषण होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है पेड़ पौधे, उसमें सभी में स्वपोषी पोषण होता है। नेक्स्ट है विषमपोषी पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है बल्कि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, तो विषमपोषी पोषण कहलाता है। ये कह रहा है कि पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, तो उस जीव को विषमपोषी पोषण कहा जाता है। विषमपोषी पोषण करने वाले जीवों को विषमपोषी कहा जाता है। जो विषमपोषी पोषण को जो जीव होते हैं उनको विषमपोषी कहा जाता है, जैसे मानव, गाय, जीवाणु इत्यादि। उसके बाद है विषमपोषी पोषण को मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो विषमपोषी पोषण होता है उसको मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है निर्जीवी पोषण, स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा है पेरिसिम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पहला देखते हैं परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण का वह तरीका
जिसमें कोई जीव अपना पोषण किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर उसे ग्रहण करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। ये कह रहा है कि विषम पोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें कोई जीव अपना पोषण किसी अन्य जीव के संपर्क में रह के प्राप्त करता है, तो इस तरह के जीव को परजीवी पोषण कहा जाता है। पिथा कृमि, टैपवर्म, गोल कृमि, राउंड और आदि में इसी तरह का पोषण पाया जाता है। जो पिथा कृमि और गोल कृमि होती है उसमें इसी तरह का पोषण पाया जाता है। उसमें नेक्स्ट है मृतजीवी पोषण। विषम पोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें कोई जीव अपना पोषण मरे हुए जीव के शरीर से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। ये कह रहा है कि विषम पोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें कोई जीव अपना पोषण मतलब अपना पोषण जो होता है वो किसी मरे हुए जीव के शरीर से प्राप्त करता है, तो इस तरह के पोषण को मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण करने वाले जीवों को मृतजीवी कहा जाता है। जो मृतजीवी पोषण करते हैं उनको मृतजीवी कहा जाता है, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि। उसके बाद है प्राणिसीम पोषण, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। विषम पोषी पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना पोषण ठोस अथवा तरल के रूप में मानव के ग्रहण करने की विधि से ग्रहण करता है, प्राणिसीम पोषण कहलाता है। ये कह रहा है कि विषम पोषी पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना जो पोषण होता है वो ठोस अथवा तरल के रूप में मानव के जो जिस तरह ग्रहण करता है उस विधि से ग्रहण करता है, तो इस तरह के पोषण को प्राणिसीम पोषण कहा जाता है, जैसे मानव, गाय, हाथी इत्यादि। अब पोषण को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। और जो विषम पोषी पोषण है उसको विषम पोषी पोषण को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण, स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन, और पारिसीम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पहला उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में संश्लेषित करते हैं। ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। H2O जल है ये, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो इसमें 12 H2O में देगा 6 CO2 हो जाएगा, तो ये C6H12O6 हो जाएगा, प्लस CO2 प्लस 6H2O, तो ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। जब C6H12O6 हो जाए तो ग्लूकोज बन जाएगा, और ये O2 ऑक्सीजन और H2O जल। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 अवयव की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसके लिए मुख्य रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीज़ कौन कौन सा है? तो पहला है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य की उपस्थिति में ही होती है, बिना सूर्य की उपस्थिति में नहीं हो पाएगी। उसके बाद है क्लोरोफिल, पर्णहरित। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही करते हैं। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो क्लोरोफिल की जो उपस्थित होती है तभी करते हैं। क्लोरोफिल मुख्य रूप से पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है वो जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ होती है उसी में पाया जाता है। इसी के कारण पेड़ पौधे की पत्तियाँ का रंग हरा होता है। जो क्लोरोफिल है उसमें जो क्लोरोफिल में मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, इसी जो क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे में जो पत्तियाँ का रंग होता है वो हरा होता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे वायुमंडल से रंध्र स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जब जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जल, वाटर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल भी एक महत्वपूर्ण अवयव है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। पेड़ पौधे भूमि से अपनी जड़ों की सहायता से जल अवशोषित करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भूमि से ज़मीन से अपनी जो जड़ होती है उसी की सहायता से जल को अवशोषित करते हैं, खींचते हैं। जल के माध्यम से ही पेड़ पौधे भूमि से खनिज लवण भी प्राप्त करते हैं, और जल के माध्यम से जो पेड़ पौधे जो भूमि से खनिज लवण भी प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद है रंध्र, स्टोमेटा। पेड़ पौधे की पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। जो पेड़ पौधों की पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र होती है, जो तो इन छिद्र को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है।
रंध्र एस्टोमेटा 2 कोशिकाओं का बना होता है। जो रंध्र एस्टोमेटा होता है वो 2 कोशिकाओं का बना होता है, जिनका आकार किडनी अथवा सेम के बीज के आकार जैसा होता है, और उनका आकार जो होता है वो सेम के बीज अथवा किडनी के जैसा होता है। इन इन कोशिकाओं को रक्षी कोशिका अथवा दार कोशिका कहा जाता है। जो ये कोशिका होती है इनको रक्षी कोशिका दार कोशिका कहा जाता है। जब पेड़ पौधे को रंध्र खोलना होता है तब इन रक्षी कोशिकाओं में जल भरने लगता है। जब पेड़ पौधों को रंध्र खोलना होता है तब इसमें रक्षी कोशिका में जल जल भरने लगता है, जिसके कारण ये दोनों कोशिकाएं फूल जाती है। जब ये खुलता है तो क्या होती है कि इसमें जल भर जाता है और निकल जाती है तो फिर पचक जाता है। तो जब 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 जल भरेगा तो ये फूलेगा और निकल जाएगा तो ये पच जाएगा और रंध्र खुल जाता है। जब पौधे को इन रंध्रों को बंद करना होता है तब इन द्वारा कोशिकाओं से जल निकलने लगता है, जिसके कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। इस तरह से पौधे अपने रंध्र को खोलते अथवा बंद करते हैं। इस इस रंध्र अथवा एस्टोमेटा के द्वारा पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधे अपने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। यही है जिस सेम के बीज की रक्षी कोशिका निदान कोशिका जिसे बोलते हैं गार्ड सेल्स। उसको नेक्स्ट है आपका अमीबा में पोषण। तो देखते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। जब अमीबा अपने भोजन को देखता है तब यह उस भोजन को चारों तरफ से अपनी लचीली कोशिका झिल्ली से घेर लेता है। और जो जो अब क्या होता है कि जब अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जब अमीबा अपने भोजन को देखता है तब यह उस भोजन को चारों तरफ से अपनी जो लचीली कोशिका झिल्ली होती है उसे घेर लेता है और अंततः उसे अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है। और उसको क्या करता है, घेरने के बाद उसको अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। वह इस भोजन को पचाने के बाद अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वह इस भोजन को पचाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाती है उसको कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर कर देता है। इस तरह से अमीबा में पोषण की क्रिया होती है और इस तरह से जो होता है अमीबा में पोषण की क्रिया होती है। आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये केंद्रक है, ये ओमेगा और ये यहाँ पे खाद कण, फिर इसको सब ये पदार्थ या कूटपाद जिसको बोलते हैं, और ये खाद रिक्तिका और इसको खाद कण बोलते हैं। उसको नेक्स्ट है मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मानव अपने मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मानव अपने मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जब हम लोग हैं तो जब भोजन करते हैं तो अपने मुंह के द्वारा ही भोजन किया जाता है। मुंह को गुहा माउथ कैविटी में भोजन को रखकर दांतों की सहायता से इसे चबाया जाता है। फिर भोजन लेने के बाद उसे दांतों की सहायता से चबाया जाता है। इस प्रक्रिया में लाल ग्रंथि या लाल ग्रंथि से निकलने वाला रस या लाल रस भोजन में आकर मिल जाता है। जब हम भोजन को लेकर जब दांत से चबाते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, लाल ग्रंथि या लाल ग्रंथि से निकलने वाला लाल रस भोजन में आकर मिल जाता है। इसके कारण भोजन के टुकड़े मूल्यांकन हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भोजन कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और आसानी से होते हुए आमाशय में चले जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो भोजन होता है आसानी से होता है आमाशय में चले जाते हैं और आसानी से होते हुए चले जाते हैं। लार में एक विशेष तरह का एंजाइम पाया जाता है। जो लार होता है उसमें एक विशेष तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसे लार एमिलेस कहा जाता है। जो एंजाइम पाया जाता है उसे लार एमिलेस कहा जाता है। इसे हाइलाइट कर लीजिएगा। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। और ये क्या करता है, जो ये मंड जटिल अणु होता है उसको शर्करा में खंडित कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। चबाया हुआ भोजन ग्रसिका से होते हुए आमाशय में चला जाता है। जो भोजन चबाया जाता है वो क्या होता है कि ग्रसिका से होते हुए अमाशय में चला जाता है। अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं। और उसको क्या होता है, आमाशय में जो उपस्थित जठर ग्रंथिया के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा के स्त्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम को बनाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो अम्लीय माध्यम को बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होते हैं। पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। साथ ही साथ वह भोजन के द्वारा आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी मार देता है।
इससे क्या और उसको क्या होता है, जो खाते हैं तो साथ जो भोजन में द्वारा हानिकारक जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं तो उनको भी मार देता है। अमाशय के बाद अब भोजन छोटी आँच क्षुद्रांत में चला जाता है। अमाशय के बाद जो क्या होता है कि जो भोजन होती है वो छोटी आँच क्षुद्रांत में चला जाता है। छोटी आँत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। जो छोटी आँत है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत लीवर से स्रावण प्राप्त करते हैं, और ये कार्य के लिए क्या करते हैं कि इस लीवर से स्राव प्राप्त करते हैं। इन स्राव की क्रियाओं के चलते आमाशयों से आने वाला अम्लीय भोजन क्षारीय हो जाता है, और इन क्या कहता है इस स्राव की क्रियाओं के चलते आमाशय से आने वाला अम्लीय भोजन जो अम्लीय हो जाता है वो क्षारीय हो जाता है। अम्लीय भोजन क्षारीय हो जाता है। छोटी आंत में एंजाइमों का कारण प्रोटीन को एमिनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अब क्या होता है कि छोटी आंत में एंजाइमों के कारण प्रोटीन को एमिनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पचित भोजन को छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जो भोजन पच जाता है उसको छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत के आंतरिक सतह पर अंगुली की जैसी अनेकों अनेकों संरचनाएं होती है। जो छोटी आंत होती है उस पर अंगुली जैसी अनेकों संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घ या रसांगुल कहा जाता है या रसांगुल कहा जाता है। ये दीर्घ छोटी आंत के अतिरिक्त सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ये जो दीर्घ होती है छोटी आंत के अतिरिक्त सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन का अवशोषण आसान हो जाता है। दीर्घ में रक्त वाहिकाओं का चला होता है। जो दीर्घ होता है उसमें रक्त वाहिकाओं का चला होता है, जो अवशोषित भोजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो जो अवशोषित भोजन होता है उसको शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद पचित भोजन बड़ी आंत बृहदान्त्र में पहुंचती है, और उसके बाद क्या होता है कि जो भोजन होती है वो बड़ी आंत बृहदान्त्र में पहुंचती है, जहाँ उसमें से जल को अवशोषित कर लिया जाता है, और बेकार बचे अवशिष्ट पदार्थों को उसको क्या होता है कि जो आती है उसमें से जल को अवशोषित कर लिया जाता है, और बेकार बचे अवशिष्ट पदार्थों को मलाई में भेज दिया जाता है, जिसे समय समय पर मल द्वारा जिसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो जितना बच जाता है उसको मलाई में भेज दिया जाता है, जिसे मल द्वारा बार बार उसे बाहर कर दिया जाता है। ये आपका मानव पाचन तंत्र का डायग्राम में देख लीजिएगा। इसे पेन से ड्रॉ किया गया है, ये आप अपने बुक में देख लीजिएगा। ये मुख गुहा है, यहाँ पे ग्रसिका होता है, यहाँ आमाशय होता है, और यहाँ पे क्षुद्रांत होता है, यहाँ पे बृहदान्त्र होता है कोलन, और गुहा द्वारा होता है। जिह्वा पित्राशय पित्तिका भंडार करता है, पित्त नलिका, यकृत अग्नाशय परिशेषिका। तो आप लोग अपने बुक में ठीक से देख लीजिएगा। उसको नेक्स्ट है श्वसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसे ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है। ये कह रहा है कि श्वसन एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसे ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिकों का यौगिकों का विखंडन होता है, तथा इसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं की ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तथा इससे जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो कोशिकाओं में होने वाली अन्य कोशिकाओं की क्रिया की ऊर्जा में किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। एटीपी को ऊर्जा भी कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव में पाइरूवेट के रूप में होता है। यह पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव में पाइरूवेट के रूप में होता है। यह पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से इथेनॉल, कार्बन हाइड्राइड और ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ऑक्सीजन की अभावी में हमारे लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में जल तथा ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। उसके बाद श्वसन को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो श्वसन होती है उसको मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो पहला है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन।
तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड कर वाई क्वेश्चन और वाई क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ, सर मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट पर बिल्कुल बेसिस पे पढ़ाया जाता है और मैथ सब हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। जो स्टूडेंट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके या एसएमएस करके पता कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।